नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारा सैंपल पेपर, जो कि हम पिछले लास्ट 2 सेशन से यहाँ पर कर रहे हैं। और क्या क्या फायदे हैं इस सैंपल पेपर को सॉल्व करने के, वो तो सब आप सभी जानते हैं। पिछले 2 सेशन से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि काफी सारी चीजें जो है वो आपकी रिवाइज हो रही है इस सैंपल पेपर को सॉल्व करने से। और आपको पता चल रहा है कि कौन सा चैप्टर जो है बार बार रिपीट हुआ है हमारे एग्जाम्स में, और कौन सा चैप्टर जो है महत्वपूर्ण है जिसमें से प्रश्न बार बार आए हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आए हैं। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं यहाँ पर अपने सैंपल पेपर के गद्य खंड को। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे और सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर काव्य खंड से जुड़े हुए जो दोनों पठित काव्यांश थे वो हमने कर लिए थे, और साथ ही हमने काव्य खंड से जुड़ा हुआ जो यहाँ पर प्रश्न उत्तर थे वो भी हमने कर लिए थे। तो आप देख सकते हैं, आपने घर पर देखा भी होगा और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि किसी भी कविता में कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो जरूर शेयर करें, आगे यहाँ पर बताएं। कोई भी परेशानी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी कविता से रिलेटेड। तो अभी हम बढ़ेंगे आगे और आज हम यहाँ पर आपके देखिए कुछ और प्रश्न भी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तिका में जो कुछ और कविताएं हैं उनसे भी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भाषा की सहूलियत, ये एक अलग आपकी कविता है। विप्लव गायन, ये आपकी अलग कविता है। रस का अक्षय पात्र यानी कि छोटा मेरा खेत चौकोना, ये भी आपकी अलग कविता है। यानी कि लगभग आपके हर चैप्टर से कोई ना कोई प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है। तो आप एक एक बार सभी कविताओं को पढ़ लें, समझ लें, किसी में कोई डाउट हो तो जरूर उसको कंफर्म कर लें। अब देखिए, मैंने आप लोग को बताया कि ये हमारा गद्य खंड यहाँ से स्टार्ट होता है, और जिस तरह से काव्य खंड में पहला एक पठित काव्यांश आप पढ़ते हैं, बिल्कुल गद्य खंड में भी उसी तरह का एक यहाँ पर पठित गद्यांश होता है, यानी कि जो आपकी पाठ्य पुस्तिका से लिया गया होता है। तो ये जो पठित गद्यांश है, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में ही बता दिया था कि ये हमारा जो पठित गद्यांश है। और एक जो प्रश्न है, जो मैंने कहा कि वो प्रश्न आपका बार बार रिपीट होता है, हर जगह रिपीट होता है, वो प्रश्न है पाठ और लेखक का नाम। पाठ और लेखक का नाम। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि पैसा पावर है, उसके सबूत में आसपास माल टाल जमा ना हो तो क्या वह खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक का हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी भी तो अनदेखे नहीं किए जा सकते। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, संयमी लोग भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते हैं, और वह पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग के परीक्षा की दरकार उन्हें नहीं होती, और बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। तो देखिए, यहाँ पर जो ये हमारा चैप्टर था, इस पाठ का नाम मैंने आपको लास्ट में बताया था, और साथ ही पाठ के लेखक का नाम भी मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तो पाठ का नाम है बाजार दर्शन, और पाठ के जो लेखक हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार जी। तो जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा यहाँ पर ये जो चैप्टर हमें बताया है, इस पाठ में हमें पूरी तरह से पैसे की परचेजिंग पावर के लिए यहाँ पर बताया है कि किस तरह से जो पैसा है उससे क्या होता है, लोगों के मन में एक तरह से मतलब इसके पास पैसा है या इसके पास पैसा नहीं है, ये हम कैसे पहचानते हैं। ये हम पहचानते हैं, देखिए यहाँ पर पैसे की पावर की बात की है, तो पैसे की पावर देखने के लिए
अगर आपको किसी के पैसे की पावर देखनी है तो सबसे पहले आपको उसके आसपास देखना होगा। उसके आसपास बहुत सारे सबूत होंगे, जैसे कि उसके आसपास बहुत सारा एक तरह से उसके पास बहुत सारे संसाधन होंगे, या तो उसके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा और बहुत सारे संसाधन होंगे घर में उपलब्ध जो संसाधन होते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर उसके पास होंगी और जिससे कि पता चल जाएगा कि ये इंसान पैसे वाला है। ठीक है, ये इंसान पैसे वाला है। और अगर देखिए आप केवल पैसे को देखने के लिए आदमी का अगर बैंक का हिसाब ही देखते हैं कि उसके पास कितने रुपए हैं बैंक में, कितनी दौलत है उसके पास, तो लेकिन आप आस-पास का जो माल असबाब है, आस-पास की जो चीजें हैं कि इसके पास 2-2 गाड़ियां हैं, इसके पास महंगी घड़ी है, इसके पास एक तरह से महंगा फोन है, इसके पास बहुत सारे घर में जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सामान है और बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ा मकान है, तो आप इन सब को भी अनदेखा नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप केवल और केवल बैंक अकाउंट के बेस पर कहते हैं कि ये आदमी अमीर है या ये आदमी पैसे वाला है, तो आप इन सब चीजों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, यानी कि ये चीजें भी आपको अपने आसपास जरूर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर बताया है कि एक तो ये है कि पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही तो पावर का रस है, यानी कि जब तक पैसे से चीजें परचेज ना की जाए, जब तक पैसे से चीजें खरीदी ना जाए, तो तब तक कैसे पता चलेगा कि पैसे में परचेजिंग पावर है, या पैसे की परचेजिंग पावर का रस यानी कि आनंद हम कैसे उठा सकते हैं। लेकिन लेखक ने यहाँ पर दूसरी ही पंक्ति में लिखा है, लेकिन नहीं, कुछ लोग संयमी भी होते हैं, यानी कि जो कुछ संयमी लोग होते हैं, कंट्रोल जिन्हें हम कहते हैं, ये कंजूस है। ठीक है, कुछ संयमी लोग भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, यानी कि उनको बहुत शौक नहीं होता कि वो बहुत सारे गैजेट्स खरीदे, बहुत महंगे महंगे संसाधन खरीदे, और वे पैसा बहाते नहीं है, यानी कि वो पैसा केवल जरूरत की चीजों पर खर्च करते हैं, पैसे को बहाते नहीं है और बुद्धिमान होते हैं, और बुद्धि और संयम पूर्वक धीरे धीरे पैसों को जोड़ते रहते हैं, और पैसे की पावर को वो इतना निश्चय समझते हैं कि मतलब वो पैसे की पावर को एक तरह से फिक्स समझते हैं कि हमें पैसा कहाँ कहाँ पर और किस तरह से खर्च करना चाहिए। और उन लोगों को उसके प्रयोग की परीक्षा की दरकार उन्हें नहीं होती, यानी कि वो लोग क्या करते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सेल्फ एक तरह से कंट्रोल वो अपने आप को करते हैं इस चीज के लिए कि उनको बाजार जाकर क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, कौन सी चीजें फालतू है, कौन सी चीजें जरूरी है। तो एक तरह से उसके प्रयोग की परीक्षा की दरकार उन्हें नहीं है, यानी कि उन्हें ये दरकार नहीं है कि पैसे को किस तरह से खर्च किया जाता है, ये एक प्रयोग उन पर किया जाए। बस वो उनका क्या रहता है कि वो क्योंकि अब उनके पास संसाधन तो बहुत सारे नहीं होते दिखावे के लिए, बहुत सारा पैसा तो वो फालतू नहीं उड़ाते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनका जो बैंक बैलेंस होता है वो अक्सर भरा हुआ रहता है, अक्सर उनके पास जो है काफी सारा पैसा होता है। तो बस पैसे से जुड़े रहने के कारण कि वो पैसे से जुड़े हैं, उनके पास काफी सारा पैसा है, इस बात से उनका मन जो है अक्सर गर्व से फूला रहता है, यानी कि वो बातें तो वो अक्सर इसी तरह की करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, 2-2 नंबर के ये प्रश्न है, 3 ही केवल प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पाठ का नाम और लेखक का नाम। अब देखिए पाठ का नाम 1 नंबर का हुआ और लेखक का नाम 1 नंबर का, तो इस तरह से ये छोटा सा प्रश्न आपका यहाँ पर 2 नंबर का हो जाता है। तो अगर आप याद नहीं करते हैं पाठ और लेखक का नाम, कवि और कविता का नाम, तो 2 नंबर यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो जरूर आप यहाँ पर चैप्टर जब रीड करते हैं तो उसके लेखक का नाम और पाठ का नाम जरूर याद कर लें। तो देखिए पहला प्रश्न है, संयमी लोग पैसे के विषय में क्या सोचते हैं। तो देखिए जो संयमी लोग होते हैं वो पैसे के विषय में एक तरह से वो पैसे की परचेजिंग पावर को निश्चित समझते हैं, वो सोचते हैं कि ये पैसा जो है, माना कि इसमें परचेजिंग पावर है, माना कि ये सभी चीजों को खरीद सकता है, लेकिन हमें हर वस्तु की जरूरत जब नहीं है तो हमें उसको नहीं खरीदना है।
वो क्या करते हैं, निश्चयी होते हैं, यानी कि हाँ, जो उन्होंने निर्णय कर लिया, जो उन्हें निश्चय है, जो जिसकी उन्हें नीड है, वही चीज वो लेते हैं, बाकी चीजें वो नहीं लेते हैं। और इस तरह से वो पैसों की परीक्षा लेकर, यानी कि पैसे के प्रयोग की परीक्षा लेकर हम उन्हें परीक्षा की दरकार नहीं होती, और एक तरह से पैसों से जुड़ा होने के कारण उन लोगों के मन में अक्सर गर्व होता है, वो गर्व से फूले हुए रहते हैं। अगला है यहाँ पर प्रश्न, बुद्धिमान कौन होते हैं? बुद्धिमान कौन होते हैं? जो फिजूल खर्च नहीं करते, अक्सर जो संयमी लोग होते हैं, जो सेल्फ कंट्रोल कर लेते हैं। अगर देखिए, जैसे मैंने बाजार दर्शन आपको पढ़ाया, उसमें आपने देखा होगा कि हम जब भी बाजार जाते हैं, तो जब भी हम बाजार जाते हैं, हम खरीदने के लिए लेकर जाते हैं आपके पास 1000 या 1500 रुपए, और हमें खरीदना होता है केवल एक तरह से घर का जरूरी सामान, और हम खर्च करके आ जाते हैं 4 से 5000 रुपए, क्योंकि अभी तो देखिए एक तरह से कैश की भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, तो हम बहुत फटाफट जो है पेमेंट करते हैं, और ऐसी ऐसी चीजें हम खरीद लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं थी। यानी कि एक होती है आपकी नीड, आवश्यकता, और एक होता है आपका मन, इंटरेस्ट। ठीक है, एक होता है आपका शौक और एक होती है आपकी आवश्यकता। तो हमेशा आप अपनी आवश्यकता को देखिए कि जिस चीज की आपको नीड है, जिस चीज की आपको जरूरत है। वैसे तो आज के जमाने में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी हमें जरूरत है, कोई भी चीज ऐसी नहीं कि वो बेकार हो, हर एक चीज आपके लिए यूजफुल होती है, लेकिन हर एक चीज को खरीदना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है। तो वो चीजें जो हम खुद से कर सकते हैं, जो हम आसानी से, जिनके बिना हमारा जीवन चल रहा होता है, तो अगर हम वो ही चीजें ना खरीदें, हम पैसे को वेस्ट ना करें, फालतू चीजों में पैसा ना बहाएं, और फिजूल के सामान को फिजूल का ही समझें, तो वही लोग बुद्धिमान होते हैं। बहुत ही सुंदर सा आंसर देखिए, और लास्ट वाले का तो मैंने आपको आंसर कल भी बताया था और आज भी बता दिया है कि पाठ का नाम है बाजार दर्शन, लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2-2 नंबर के जो 6 प्रश्न हैं, 6 के 6 कर लिए हैं, और आप भी घर पर एक बार चैप्टर को जरूर रिवाइज कर लें। तो इस तरह से प्रश्न 7 हमारा कंप्लीट होता है। प्रश्न 7 का ही सेकंड पार्ट यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ये ऑप्शन है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर कहा है किन्हीं एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि दो पठित गद्यांश है, उनमें से किसी एक का आपने उत्तर देना है। तो दूसरे को भी पढ़ लेते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया, तो स्वाभाविक विभाजन ही नहीं, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक हैं। कुशल श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे कि अपना पेशा या कार्य का चुनाव कर सके, यानी कि हम व्यक्तियों की क्षमता को इस सीमा तक विकसित करें, इस लेवल तक हम विकसित कर दें कि वो अपना काम और अपना पेशा चुनाव स्वयं से कर सके। इसी सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है कि इससे मनुष्य के अप्रशिक्षित तथा उसके निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे की दृष्टि से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। तो देखिए, ये एक दूषित सिद्धांत है, ये एक गलत सिद्धांत है कि मनुष्य का प्रशिक्षण उसकी निजी क्षमता को विचार किए बिना, यानी कि एक इंसान को ट्रेनिंग उसकी निजी क्षमता, यानी कि जो उसकी पर्सनल क्षमता है, उसकी जो पर्सनल एक तरह से शक्ति है, उसको नजरअंदाज किए बिना या उस पर ध्यान नहीं दिए बिना, उस पर विचार किए बिना, दूसरे ही दृष्टिकोण से एक तरह से जो उनका सामाजिक स्तर के अनुसार
जो माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार हो, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी कि बहुत सारी जो चीजें ऐसे हो रही है कि जो इंसान एक तरह से मतलब दृष्टिकोण ऐसा है कि माता पिता का सामाजिक लेवल जैसा है और उसी के हिसाब से वो अपने एक तरह से बच्चों का जो यहाँ पर अपने बच्चों को उस तरह की शिक्षा देगा या उस तरह का माहौल देगा, यानी कि गर्भधारण के समय से ही एक तरह से निर्धारित कर देते हैं कि मनुष्य का जो निर्धारित पेशा होगा वो क्या होगा, यानी कि वो क्या करेगा बाद में। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है, जाति प्रथा में क्या दोष है? जाति प्रथा में देखिए ये दोष है कि इंसान को जाति प्रथा का एक दूषित सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य का जो प्रशिक्षण होता है वो उसकी निजी क्षमता पर विचार करके नहीं होता। पहला प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कॉमन भी है कि आप आसानी से भी इसका उत्तर दे सकते हैं। कॉमन प्रश्न है ये, बिल्कुल सरल सा आपका ये प्रश्न है, 2 नंबर का है। तो आप इसमें तुरंत लिखेंगे कि जाति प्रथा एक दूषित सिद्धांत है, इससे मनुष्य के प्रशिक्षण और उसके निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। कभी उससे नहीं पूछा जाता है कि उसमें कितना पोटेंशियल है, कितनी उसमें ताकत है, और तुरंत ही उसका क्या किया जाता है, एक तरह से उसका श्रम विभाजन के लिए उसका दृष्टिकोण जो है बदल दिया जाता है। तो यही दोष है जाति प्रथा में। अगला प्रश्न है, लेखक जाति प्रथा को स्वाभाविक श्रम विभाजन क्यों नहीं मानते हैं? लेखक जो है जाति प्रथा को स्वाभाविक श्रम विभाजन एक तरह से क्यों नहीं मानते हैं? तो देखिए लेखक यहाँ पर जाति प्रथा को स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं मानते, क्योंकि जो श्रम विभाजन होता है वो मनुष्य के एक तरह से जो मनुष्य की निजी क्षमता होती है, निजी क्षमता को विचार करके होता है कि ये आदमी कितनी मेहनत कर सकता है, ये व्यक्ति कितनी मेहनत कर सकता है, इसकी शारीरिक क्षमता क्या है, ये कितना काम कर सकता है। तो एक तरह से जो श्रम विभाजन है वो इंसान की निजी क्षमता पर विचार करके होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लोग पहले से ही कि ये इस जाति का व्यक्ति है, इस तरह का व्यक्ति है, तो इसकी जो मेहनत होगी, इसका जो श्रम होगा, वो एक तरह से जिस तरह से यहाँ पे कहा है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जब मनुष्य अपने हिसाब से मेहनत करेगा तो उसे स्वाभाविक श्रम विभाजन कहेंगे। अब देखिए पाठ किससे लिया गया है और पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए पाठ जो है, पाठ का नाम है श्रम विभाजन, जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। चैप्टर का नाम काफी लेंदी है, लेकिन एक बार अगर याद हो गया तो बहुत ही ज्यादा सरल आप लोगों को लगेगा। श्रम विभाजन, जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये इस पूरे गद्यांश के चैप्टर का नाम है। और यहाँ पर पाठ का नाम है पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा ये लिखा गया है। दोनों ही प्रश्न क्लियर हो गए। अब देखिए पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तिका से जुड़े हुए हैं, तो आपको ध्यान पूर्वक देने हैं। किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। तो आप देख सकते हैं 2-2 नंबर के ये प्रश्न हैं, यानी कि 4 नंबर के 2 प्रश्न हैं और आपने इनका बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से यहाँ पर आंसर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप देख सकते हैं 4 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, केवल 2 प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। भक्तन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, किंतु उसमें दुर्गुणों का भी अभाव नहीं। कथन के आधार पर भक्तन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए यहाँ पर आपने भक्तन चैप्टर से जुड़ा हुआ ऐसी कोई बात नहीं लिखनी है। आपने अगर पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप भक्तन से जुड़ी हुई
जुड़ा हुआ अच्छा सा एक यहाँ पर आंसर दे सकते हैं भक्तन पाठ से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर हम भी स्टार्ट करते हैं आंसर देना। भक्तन अच्छी है यह कहना कठिन होगा। तो लेखिका के पास जब भक्तन जाती है तो भक्तन अच्छी है ये बात जो है शायद एक तरह से किसी को वहां पर पसंद नहीं आती और शायद ये कहना भी कठिन होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे दुर्गुण हैं। बहुत सारे दुर्गुणों का अभाव नहीं, कथन के आधार पर भक्तन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। यानी कि जब आप यहाँ पर पढ़ते हैं पाठ को तो भक्तन के बारे में अब आप बता सकते हैं भक्तन के बारे में कि भक्तन ने जो भक्तन के साथ गांव के ही लोग थे वो उसके जो पास आकर एक तरह से कहते थे कि आप हमारी मदद कर दीजिए क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। तो सभी लोग जो है उनकी हेल्प करते थे, उनकी मदद करते थे और इस तरह से उनके व्यक्तित्व यहाँ पर भक्तन के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला गया यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। 3 प्रश्न यहाँ पर है। भक्तन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। कथन के आधार पर दुर्गुण क्या है? भक्तन सबसे पहले तो जो भी उनकी मालकिन कहती है वो उनकी बात नहीं मानती, यानी कि उनकी बात को वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेती। उनको लगता है कि ये मुझसे छोटी हैं और या ये मुझसे बड़ी हैं। तो इस तरह से बहुत सारे गुणों के साथ साथ बहुत दुर्गुण भी है भक्तन में और उनका एक तरह से अभाव तो नहीं है। पानी दे गुड़धानी के साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? पानी दे गुड़धानी दे के साथ मेघों से पानी के साथ गुड़धानी की बात क्यों क्यों की जा रही है? तो देखिए पानी दे गुड़धानी दे, जब यहाँ पर पानी दिए जाएंगे, पानी दिया जाएगा, लोगों को पानी बरसेगा तो उस समय पर जो लेखक हैं वो कहते हैं पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ गुड़धानी की क्यों मांग की जा रही है? तो मेघ जो है वो अच्छे समय पर बरस रहे हैं, अच्छे टाइम पे यहाँ पर बरस रहे हैं, तो इसीलिए मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की भी मांग की जा रही है। अगला प्रश्न है, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कि लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा है? लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा है? तो देखिए लेखक ने जो शिरीष पुष्प था उसको कालजयी अवधूत कहा है क्योंकि शिरीष के जो फूल थे वो अक्सर एक तरह से वो गर्मियों में जो है खिलना शुरू हो जाते हैं और पूरी गर्मी भर वो खिले रहते हैं और इतनी धूप में, इतने बरसात में, इतने ठंड में, इतने लू के थपेड़ों के साथ वो खड़ा रहता है और बिल्कुल जस का तस बना रहता है और इसका जो फूल होता है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। और जिस प्रकार कवि ने यहाँ पर बताया कि जो शिरीष का एक तरह से पुष्प होता है तो उसने कालजयी अवधूत, यानी कि वो बहुत ज्यादा मेहनती व्यक्ति है, यानी कि वो धूप में खड़ा रहता है और साथ ही वो एक तरह से लेखिका को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। तो बहुत ही यहाँ पर सुंदर प्रश्न थे। प्रश्न 9 हम अब स्टार्ट हम करते हैं। यहाँ पर निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए कितना ज्यादा इजी है, ये आपकी सेकंड बुक से लिया गया है। सिल्वर वेडिंग से क्या अभिप्राय है? सिल्वर वेडिंग से क्या अभिप्राय है? तो देखिए सिल्वर वेडिंग से क्या आशय है? सिल्वर वेडिंग होती है कि यहाँ पर जो 25th जो एनिवर्सरी थी, जो बाबूजी थे उनकी 25th एनिवर्सरी थी और उस 25th एनिवर्सरी को वो यहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहते थे, मनाना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने इसको सिल्वर वेडिंग जो है, यानी कि एक तरह से आप देखेंगे जब 50 इयर्स हो जाते हैं तो गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी एक तरह से जब विवाह के पश्चात जब एक
सिल्वर वेडिंग मनाई जाती है 25 ईयर कंप्लीट होने के बाद। तो इस तरह से ये आश्रय है यहाँ पर। जूझ पाठ के लेखक का नाम बताइए। अब देखिए यहाँ पर पाठ तो दिया गया है और आपको पाठ के लेखक का नाम आपको बताना है। तो हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पर जूझ, इसके जूझ जो चैप्टर है हमारा, उसके जो लेखक है वो यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है, उनको आप घर पर करें, कोशिश करें पहले तो बताने की, कोशिश कीजिए जरूर पहले बताने की कौन कौन लेखक यहाँ पर हुए। देखिए ये जो पंक्तियां लिखी गई है, सिल्वर वेडिंग से क्या आश्रय है, जूझ पाठ के लेखक का नाम बताइए, सिंधु घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता के अजायब घर में कौन कौन सी वस्तुएं प्रस्तुत है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कुछ उत्तर बताने हैं। तो जो जूझ पाठ के लेखक हैं उनका नाम है आनंद यादव, और जूझ पाठ के लेखक का नाम, पूरा नाम है आनंद यादव। जन्म 1935 महाराष्ट्र के कोल्हापुर, और इनका पूरा नाम जो है, पहले का नाम आनंद रतन यादव है। जूझ जो चैप्टर लिखा है उसमें उसके लेखक का नाम आनंद रतन यादव है। अगला प्रश्न है, सभ्यता के अजायब घर में कौन कौन सी वस्तुएं रखी है। तो देखिए सभ्यता का अजायब घर है तो यहाँ पर काफी सारी चीजें ऐसी रखी है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा काम की है। और अगला प्रश्न अब हमारा यहाँ पर बनता है, देखिए प्रश्न नंबर 9 तक हमने कर लिया है। प्रश्न नंबर 10 जो हमारा यहाँ पर करना है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता संपन्न थी पर उसमें भव्यता का एक आडंबर नहीं था, कैसे। तो देखिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो बहुत ही ज्यादा संपन्न थी, बहुत ही ज्यादा भव्य थी। वहां पर काफी सारे एक तरह से उस टाइम पे सैनिक थे, काफी सारी जो महिलाएं थी, वो एक तरह से वहां पर लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा मेल जोल था, प्रेम भाव था। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। यानी कि अगर आप देखेंगे कुछ समय बाद इस तरह के यहाँ पर जो भव्यता का आडंबर होता है कि कोई भी काम कर रहे हैं उसमें पहले से ही काफी सारे आडंबर शुरू हो जाते हैं, काफी सारी बातें हो जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक कविता लिखने का आत्मविश्वास कैसे लेखक को कविता लिखने का आत्मविश्वास कैसे पैदा हुआ। तो जो यहाँ पर जूझ कहानी है, इसके आधार पर जो लेखक है वो चाहते हैं कि वो एक यहाँ पर कविता लिखने का आत्मविश्वास उनके अंदर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे आता है लेखक के मन में स्वयं कविता लिखने का आत्मविश्वास, क्योंकि लेखक के जो गुरुजी हैं, लेखक के जो गुरुजी हैं वो हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं और वो हमेशा उस बालक की मदद करते हैं। उसको ही उन्होंने क्लास में भी एक तरह से आगे बढ़ाया था, क्लास में पढ़ाया भी था और काफी सारी चीजों में उनकी हेल्प की थी। और फिर उसके बाद उन्होंने एक टीचर के बारे में भी बताया था जो कि उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, निम्न लिखित गद्यांश पठित्वा केवल तो देखिए इस तरह से हमारा ये जो हमारे लिटरेचर से जुड़ा हुआ यहाँ पर पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी कि जो हमने एक तरह से हमारा साहित्य से जुड़ा हुआ पार्ट, जिसमें हमने काव्य खंड पढ़ा, गद्य खंड पढ़ा और साथ ही हमने सेकंड बुक भी हमने स्टार्ट की। तो इस तरह से हमारा ये सैंपल पेपर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने अच्छे से ये सैंपल पेपर पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। तो आप अब एक बार फिर से जो अपठित गद्यांश है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, उसको आप दोबारा से पढ़ सकते हैं जो ये आपका अपठित गद्यांश है। तो देखिए क्या है, शांति, सद्भावना, सदस्यता और परहित, निरंतरता आदर्श समाज के प्रमुख गुण हैं। जो शांति होती है, आदर्श होता है, समाज के प्रमुख गुण होते हैं ये। भारतीय मनीषियों एवं महापुरुषों ने इन मानव सुलभ विशेषताओं पर सदैव विचार किया है।
समय साथ ही अर्थों में समाज समय जो है वो साथ ही अर्थों में समाज बना लेता है, और इसके लिए उसके प्रत्येक घटक, प्रत्येक व्यक्ति को हितभाषी अर्थों में समाज बना रहे, इसके लिए प्रत्येक घटना, प्रत्येक व्यक्ति को हितैषी, मितभाषी और रितभाषी बने रहने के लिए निर्दिष्ट होना चाहिए। यानी कि आपको एक अच्छा समाज चाहिए, एक सद्भावना से पूर्ण, एक विशेषताओं से पूर्ण आपको आपका यहाँ पर तो सही अर्थों में समाज चाहिए। अगर ऐसा, तो आपको प्रत्येक घटक व्यक्ति को हितभाषी बनना पड़ेगा, मितभाषी बनना पड़ेगा, रितभाषी बनना पड़ेगा, और उसके प्रत्येक घटक, प्रत्येक व्यक्ति को बने रहने के लिए यहाँ पर संकेत दिया गया। विश्व का प्रत्येक धर्म ग्रंथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संकेत करता है कि सही बोलने, कम बोलने और भली भांति करने से प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श रूप प्राप्त हो जाता है। यानी कि इंसान सच बोले, भली भांति बात करे, और ये करने से भी प्रत्येक व्यक्ति को उसके आदर्श स्वरूप में प्राप्त हो जाता है। ऐसा होने पर किसी भी देश में कलह के लिए कोई स्थान नहीं रह जाती। परंतु हाल ही कुछ वर्षों में हमारे देश में भी भय, संदेह, भ्राम्र, नैतिक एवं आतंकित भावों के जन्म लेने वाले तत्वों ने अपना निलय यहाँ पर बना लिया है। समस्त नैतिक कामों को दरकिनार कर इन सबके राजनीतिक, धर्म एवं सभा गोष्ठियों में अपना अस्तित्व कायम करना है। हमें अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए सदा अपनी ग्रीवा को उन्नत रखते हुए दो हाथ करने हैं। तो देखिए, अब आसानी से समझ गए होंगे आप इस पूरे एक तरह से पेपर को यहाँ पर। इसी तरह से एक एक बार ये सारी चीजों पर आप नजर डाल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रतिवेदन तैयार कीजिए, और दूसरा है आपका 150 शब्दों में आलेख लिखिए। एक तो है प्रतिवेदन तैयार करना, और दूसरा है यहाँ पर 150 शब्दों में मात्र यहाँ पर आलेख लिखना। तो ये दोनों आप एक बार घर पर जरूर देख लें। ये हमने यहाँ पर पढ़ाया भी था, मैंने आप लोगों ने नोट डाउन भी किया है। तो इसको एक बार रिवाइज कर लें, वरना फिर से आपको एक बार पढ़ा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि किस तरह से आलेख, किस तरह से प्रतिवेदन लिखे जाते हैं। और प्रतिवेदन के टॉपिक आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और साथ ही यहाँ पर जो आपको आलेख दिया गया है उसका भी टॉपिक दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा आज का ये सैंपल पेपर जो है 2023 का जो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। यानी कि हमने इसमें अपने अनसीन पैसेज, साथ ही हमारा जो यहाँ पर आलेख और प्रतिवेदन लिखना है, और साथ ही हमारा जो दोनों बुक्स हैं, आरोह और वितान, उससे जुड़े हुए जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो काव्य खंड से रिलेटेड है, चाहे वो गद्य खंड से रिलेटेड है, वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, तो जरूर क्लियर कर लें। अभी आपके पास समय है, आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और बाकी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अपने एक नए सैंपल पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।